नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट करा दिया था। तो जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कॉम्पटन इफेक्ट का, ठीक है जी, उसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आइए आज हम अब चलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर, ठीक है जी। तो हेडिंग आप लिखें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ठीक है जी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, किसकी हाइपोथेसिस है? मैटर वेव्स की, ठीक है जी। मैटर वेव्स यानी द्रव्य तरंगे, और डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है। हाइपोथेसिस का अर्थ होता है अवधारणा, ठीक है जी। अब देखा होगा आपको। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स यानी हाइपोथेसिस अवधारणा बताया मैंने, और डी ब्रोगली वैज्ञानिक का नाम है, और इन्होंने अवधारणा दी मैटर वेव्स की यानी द्रव्य तरंगों की, ठीक है जी। तो देखो डी ब्रोगली क्या कहते हैं, जैसा कि आप जानते हो फोटोन जो होता है ना, वो कण तो है ही, पार्टिकल तो है ही, लेकिन जो फोटोन है वो वेव की तरह चलता है, ठीक है जी। मतलब आप देखेंगे रेडिएशन जो है, रेडिएशन मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो रेडिएशन है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उसमें, और वो जो पैकेट्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? फोटोन या क्वांटम, ठीक है जी। तो इसका मतलब है रेडिएशन ड्यूअल नेचर रखता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। जो फोटोन है एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल नेचर है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट में जो रेडिएशन है आपका वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है जी। लेकिन रेडिएशन में जो फोटोन है वो आपके वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब है जैसे फोटोन है तो वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, और रेडिएशन जो है फोटोन जो है पार्टिकल नेचर के साथ साथ आपका वेव नेचर भी शो करता है, तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है, ठीक है जी। तो यही बात डी ब्रोगली ने कही कि जिस प्रकार से फोटोन, ठीक है जी, रेडिएशन के अंदर जो फोटोन्स हैं वो शो करते हैं पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर, इसी प्रकार कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है जी, कोई भी द्रव्य है, द्रव्य पदार्थ, ठीक है जी, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कण हैं वो भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं, यानी पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं, ठीक है जी। तो डी ब्रोगली ने यही बात बताई कि प्रत्येक जो मैटर पार्टिकल है वो क्या शो करता है तो वो शो करता है ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। यानी कि जब पार्टिकल मोशन करता है किसी मैटर के भीतर तो उसके साथ साथ एक वेव भी प्रोपोगेट होती है, एक वेव भी चलती है, तरंग संचरित होती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब कण तो है ही, साथ में तरंग भी संचरित हो रही है, ठीक। तो ये इस प्रकार की जो वेव्स हैं जो डी ब्रोगली ने बताई, तो ये कहलाती है डी ब्रोगली वेव्स, डी ब्रोगली तरंगे, या इन्हें आप कह सकते हो मैटर वेव्स यानी कि द्रव्य तरंगे, ठीक है जी। और इस हाइपोथेसिस को आप क्या कहते हैं? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स, ठीक है जी। हिंदी में कहेंगे डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों की अवधारणा, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई। आइए इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, बोर्ड पर देखें। देखो लिखा होगा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार एवरी मूविंग मैटर पार्टिकल्स, है ना, मैटर का जो मूविंग गति करता हुआ प्रत्येक कण है, बिहेव्स लाइक ए वेव, मैंने बताया वेव की तरह वो बिहेव करता है। तो दिस वेव, ये जो वेव है यही आपकी क्या कहलाती है? मैटर वेव कहलाती है, या डी ब्रोगली वेव कहलाती है, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं जो इसकी वेव लेंथ है उसे आप कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है जी, या आप उसे कह सकते हो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। क्लियर है? तो इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स है, ठीक है जी। तो इसके बाद देखो इसका डेरिवेशन हम करते हैं, तो आप लिख सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है जी। तो हमें किसका एक्सप्रेशन करना है? डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो हेडिंग आप लिखें एक्सप्रेशन ऑफ, मैंने बताया डी ब्रोगली वेव्स
है ना, या मैटर वेव्स जिन्हें आप कहते हैं, और इनकी वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला आपको करना है। तो आप कह सकते हो एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब जो डी ब्रोगली वेव्स हैं, जो मैटर वेव्स हैं, उनकी वेवलेंथ के लिए आपको फॉर्मूला करना है। ठीक है जी। देखो इसमें आप एक बताओ, मैं मेन कर देता हूँ है ना, बाकी PDF नोट्स में आपको अच्छे से लिखा मिलेगा ही। ठीक है जी। तो आप जानते हैं, आप लिख देना वी नो दैट क्या, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, है ना, लिख देंगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक। ठीक है जी, या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, आप ऐसे लिख सकते हो, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एनर्जी ऑफ ए फोटोन, जो एनर्जी है एक फोटोन की, ई बराबर क्या होती है, एच न्यू होती है, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। ठीक है जी, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन आपको पता ही है। ठीक है जी, यहाँ भी मैं आपको वर्ड तो लिख ही दूँ, प्लांक्स, है ना, क्वांटम थ्योरी। बताओ आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, E बराबर mc², इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी। तो दोनों को बराबर रख सकते हो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यह जाएगा एच न्यू बराबर mc²। तो m निकाल लो यहाँ से, m आएगा h न्यू अपॉन c²। ठीक है जी। ये डायनेमिक मास है किसका, फोटोन का, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन। ठीक है जी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी ली थी ना, और ये भी फोटोन के लिए कर रहे हैं, तो डायनेमिक मास किसका आ गया, फोटोन का। आप जानते हो न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, न्यू की वैल्यू रख दो यहाँ, क्या आएगा h अपॉन c² इंटू c अपॉन लैम्डा। तो m बराबर आएगा आपका h अपॉन c लैम्डा। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से डायनेमिक मास निकल गया किसका, फोटोन का। इसके बाद आपको तो मोमेंटम निकालना है, पहले मोमेंटम निकाल दो फोटोन का, मोमेंटम ऑफ फोटोन। देखो मोमेंटम फोटोन को निकालना है तो P से आप डिनोट करते हो, और मोमेंटम होता है मास, लेकिन मास भी फोटोन का कौन सा लेना है, रेस्ट मास तो फोटोन का 0 होता है, डायनेमिक मास लेना है। ठीक है जी, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डायनेमिक मास ऑफ फोटोन मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी फोटोन की, वेलोसिटी ऑफ फोटोन। देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन को आप P से डिनोट कर रहे हो, डायनेमिक मास जो है फोटोन का ये रहा, ये वाला लिख लो h न्यू अपॉन c²। ठीक है जी, या तो ये लिख लो या ये लिख लो। ठीक है, चलो दोनों किस देख लेते हैं। और वेलोसिटी फोटोन की, फोटोन लाइट में रहता है, वही रेडिएशन में, तो मास ये मोमेंटम कितना आएगा, c कट जाएगा एक, h न्यू अपॉन c। ठीक है जी, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मोमेंटम आ गया फोटोन का। और फिर आप जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। तो P बराबर आएगा h अपॉन c, और न्यू की वैल्यू रखो c अपॉन लैम्डा, तो c से c कैंसिल, तो P बराबर आएगा h अपॉन लैम्डा। ठीक है जी, ये मोमेंटम आ गया फोटोन का। तो हमें निकालना तो कुछ और है, लेकिन बीच में कई चीज़ें मिली हैं। ये डायनेमिक मास के दोनों फॉर्मूले हैं फोटोन के, ये फोटोन के मोमेंटम के दोनों फॉर्मूले हैं, और साथ में अब लैम्डा यदि यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, h अपॉन p। ठीक है जी, इसके नीचे लिख देना इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ये फोटोन की या ऑफ द वेव ऐसे लिखना है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ, है ना, ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द फोटोन। यानी जो फोटोन जब चलता है ना, उसके साथ साथ वेव चलती है, उस वेव की वेवलेंथ है ये। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से, लेकिन देखो ये बात तो फोटोन के लिए कर रहे हैं, लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो चीज़ सारी की सारी फोटोन के लिए है वही सारी आप मैटर पार्टिकल के लिए भी कह सकते हो। ठीक है जी, मैटर पार्टिकल के लिए भी यही चीज़ है, जैसे फोटोन के साथ एक वेव चलती है, इसी प्रकार
प्रत्येक मैटर पार्टिकल के साथ भी एक वेव एसोसिएट होती है, संचरित होती है। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो आप मान के चल रहे हैं, एक यहाँ पे आप एक दो लाइन लिख देंगे यही कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली देयर प्रोपोगेट ए वेव विद ईच मैटर पार्टिकल, प्रत्येक मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव प्रोपोगेट होती है। ठीक है जी। तो मान के चलो कि लेट m बी द मास ऑफ द मैटर पार्टिकल एंड v बी द इट्स वेलोसिटी, और उसकी मैटर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है v, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा। ठीक है जी। मोमेंटम ऑफ मैटर पार्टिकल, मैटर पार्टिकल का मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास m और वेलोसिटी मैंने v मानी है मैटर पार्टिकल की, तो p बराबर एम वी यहाँ पर रख दो। उन्होंने कहा फॉर्मूला तो बिल्कुल यही रहेगा। ऐसे सेम केस होता है, जैसे फोटोन के साथ वेव चलती है तो उस वेव की वेवलेंथ ही है, इसी प्रकार मैटर पार्टिकल के साथ वेव चलती है और उसकी वेवलेंथ भी वही होगी, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। ठीक है जी। लेकिन यहाँ p की जगह क्या रख देंगे एम वी, तो यह जाएगा लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। ठीक है। ये तो वेवलेंथ है फोटोन की, लेकिन ये वेवलेंथ है किसकी, मैटर पार्टिकल की। तो इसके नीचे लिखना इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर ऑफ, ऐसे लिखना ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल, यानी उस वेव की वेवलेंथ है जो मैटर पार्टिकल के साथ चलता है। ठीक है जी, संचरित होता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है जी। देखो अब थोड़ा क्लियर और हुआ होगा। तो इसके नीचे आपने ये लिख दिया, और आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसे आप डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का जनरल एक्सप्रेशन है। अब इसके कई टर्म्स हैं, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके कई टर्म्स को करते हैं। ठीक है जी। तो मैं इस साइड से रफ कर देता हूँ और फिर इसका आगे का डायरेक्शन करते हैं। देखो ये जो है ना आपका लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, ये वेलोसिटी के टर्म्स में है। ठीक है जी। तो आप इसमें कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। किसके टर्म में कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी की। तो देखो आप जानते हैं, लिख देना वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी है ना के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर आएगा 2k अपॉन एम। तो v बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 2k अपॉन एम। तो v की ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, है ना। मान लो ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट, तो फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो। तो ये जो लैम्डा आएगा ना डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आ जाएगा, गतिज ऊर्जा के पदों में, है ना। लैम्डा बराबर एच अपॉन एम इंटू वी की वैल्यू है अंडर रूट 2k अपॉन एम। तो देखो h अपॉन ये रूट एम से m, रूट m बार कट जाएगा तो रूट m आएगा ऊपर और इंटू 2k। तो लैम्डा बराबर आएगा h अपॉन अंडर रूट 2mk। ठीक है जी। कितना आया, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2mk। क्लियर है? ये जो आपका k है, कैपिटल K, ये आपका क्या है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आ तो गई डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आप यहाँ पे लिख देना इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। और आगे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आ गई। और देखो अब आप पोटेंशियल की टर्म में कर लें, है ना। तो इसके बाद आप लिखो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ठीक है जी। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो आप एक बात लिखियो, इफ़ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q, ठीक है जी, इज एक्सेलरेटेड, त्वरित किया जाता है विद पोटेंशियल v। ठीक है जी। क्लियर है? यानी माना कोई कण, माना कोई q आवेश का कण
कैपिटल वी विभवांतर से त्वरित किया जाता है। ठीक है जी, ये लिखना है। तो इफ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड विद पोटेंशियल कैपिटल वी, ठीक है, तो देन जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के बराबर होता है क्यू इंटू वी। ठीक है जी, पढ़ा होगा आपने और वहाँ भी पढ़ा होगा। जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया तो के बराबर आपने पढ़ा था ई इंटू वी सी। तो वी सी की जगह यहाँ वी है, वो तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज था ना, पोटेंशियल, ये एक जनरल है। और ई वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात थी, यहाँ जनरली आप बात कर रहे हो तो क्यू आएगा। तो के की जगह आप क्यू भी रख सकते हो, है ना। सो मान लो ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी, तो सेकंड इम्प्लाइज कर दो। लैम्डा बराबर आएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m के की जगह क्या रखोगे, ठीक है, 2m क्यू इंटू कैपिटल वी। क्लियर है, ठीक है जी। लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। बात आई समझ में। तो इस तरीके से ये आपका पोटेंशियल के टर्म्स में आ गया। ठीक है जी, बात आई समझ में। और इसमें आप पर्टिकुलरली कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, तो आप कह सकते हो फॉर ए इलेक्ट्रॉन। यदि ये चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा, एच अपॉन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा बस। तो 2m ई इंटू वी, इस तरीके से फॉर्मूला ये बन जाएगा। क्लियर है। और देखो इलेक्ट्रॉन के लिए आप थोड़ा और आगे कर सकते हो। आप जानते हो h बराबर होता है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है जी। और m बराबर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है जी। और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और V तो होगी कोई पर्टिकुलर वैल्यू। सो जब आप वैल्यू रखेंगे लैम्डा बराबर आएगा 6.64 इंटू 10⁻34 अपॉन में आएगा अंडर रूट में 2m, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और यहाँ V ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आएगा 12.27 इंटू 10⁻10 और अपॉन में आएगा अंडर रूट V, ये आएगा मीटर में। ठीक, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा 10⁻10 हटाओगे तो ये आ जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट V। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम में आया है। और इसे आप जब अंडर रूट में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी 150 का स्क्वायर रूट लोगे तो लगभग यही आएगा 12.27। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, ये भी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के लिए हैं। तो आप लिख देना ये तीनों ही फॉर्मूले हैं ना। ठीक है जी। तो आप इसे थर्ड मान सकते हो, है ना, ये फोर्थ है मान लो, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसके नीचे तो आप ये लिख देना यहाँ पे थर्ड के बाद, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। और इन सारों को करने के बाद आप लिखेंगे इक्वेशन 4, 5 एंड 6 आर द ठीक है जी एक्सप्रेशंस या आर द एक्सप्रेशंस ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, फॉर ए इलेक्ट्रॉन के लिए है ये। क्लियर है। ये तीनों ही एक्सप्रेशन किसके लिए हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। और स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। अब हम जो करने वाले हैं एक और बचा आपका, और वो है सिर्फ आपका इसके टेम्परेचर के टर्म्स में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी। तो लिख लो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। देखो अभी सेकंड वाली इक्वेशन आपको याद होगी, मैंने रफ की है, क्या थी, है ना, मैं अलग को लिख लेता हूँ। लैम्डा बराबर था h अपॉन अंडर रूट 2m के, ये थी, है ना, सेकंड वाली इक्वेशन। इसकी ज़रूरत पड़नी है हमें। लेकिन आप ये बताओ, आप लिखना वी नो दैट, है ना, हम जानते हैं T टेम्परेचर पर एनर्जी क्या होती है, एट काइनेटिक एनर्जी एट कैपिटल T टेम्परेचर
काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, आपको याद हो थर्मल फिजिक्स से, E/2 वो के बराबर 3/2 kT, और ये के स्मॉल है और ये के क्या है मैं आपको बता दूं, ये स्मॉल के है और ये है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, कौन सा कांस्टेंट है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है जी, क्लियर है? तो आप के की जगह यहाँ रख दो सेकंड में, सेकंड इम्प्लाइज कर दियो, ये क्या है, ये लैम्डा बराबर h/√2m, के की वैल्यू रखो 3/2 है ना, ये 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा बराबर आएगा h/√3m स्मॉल के कैपिटल T। ठीक है, अब इसके नीचे लिख दो इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, किसका एक्सप्रेशन है? डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ये किसके टर्म्स में है? टेम्परेचर के टर्म्स में है। क्लियर है? आई बात समझे? ठीक है जी, तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपकी कंप्लीट होती है। अब इसमें आपके 2 टॉपिक बचे हैं और ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। एक तो है आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, है ना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस यानी अवधारणा। अवधारणा में कोई भी बात एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं थी, बस क्या है, अवधारणा है, एजम्पशन है ना, हाइपोथेसिस है यानी एक कल्पना है एक तरीके की कि ऐसा ऐसा होता होगा। तो इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कैसे किया गया, किसने किया? तो डेविसन और जर्मर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यानी मैटर वेव्स की एग्जिस्टेंस को उन्होंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, और एक जेपी थॉमसन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी मैटर वेव्स के एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर दिया। तो 2 एक्सपेरिमेंट, एक तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और एक आपका जेपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, दोनों ही एक्सपेरिमेंट आपके मैटर वेव्स के एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है जी, तो फिजिक्स में इसी प्रकार अधिकतर हो सकता है कि पहले एजम्पशन या हाइपोथेसिस दी जाए कि ऐसा ऐसा होता होगा और फिर उन्हें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया जाए, तो फिर वो थ्योरी बन जाती है, वो प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है जी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप पहले एक्सपेरिमेंट करें, बाद में जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिले उन्हें आपने थ्योरी लॉ बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया। जैसे आपने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया लेनार्ड और मिलिकन ने, है ना, और फिर वहाँ से जो चीज़ें मिली उनसे लॉज बन गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, एक्सपेरिमेंट से तो मिले थे वे, तो जैसा हुआ वैसा ही उन्होंने लॉ बना दिया। इसका मतलब है फिजिक्स में किस तरीके से दो प्रकार से हो सकता है, पहले एक्सपेरिमेंट करें, आपको जो रिजल्ट मिले वो थ्योरी और लॉ बन जाते हैं। ठीक है, या फिर आप हाइपोथेसिस दो कि ऐसा ऐसा होता होगा और फिर एक्सपेरिमेंटली उस बात को प्रूफ कर दो, तो भी वो लॉ बन जाएगा, थ्योरी बन जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो डी ब्रोगली ने बात कही, मैटर वेव्स की हाइपोथेसिस दी, उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ तो वो नहीं कर पाए, लेकिन बाद में डेविसन जर्मर और जेपी थॉमसन ने उन्हें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि मैटर वेव एग्जिस्टेंस, है ना, उनका एग्जिस्टेंस है, मैटर वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ लेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।